हेलो दोस्तों, मैं आशु गुप्ता। आज अपन क्लास 12 की क्लास शुरू करने वाले हैं। अपना 12th में 2 फिज़िक्स हैं। बुक अपनी एक ही है लेकिन उनको 2 भागों में बांटा गया है। टोटल अपने 17 चैप्टर हैं। फर्स्ट से 10th चैप्टर तक अपन बुक फर्स्ट बोलते हैं। 11th से 17 चैप्टर तक अपन बुक सेकंड बोलते हैं। ठीक है, अपन अब फर्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड तीनों एक ही यूनिट बोली जाती हैं। इस यूनिट का नाम है विद्युत स्थितिकी। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों एक ही चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों चैप्टरों का जो मार्किंग की गई है अपने BSER की तरफ से वो है 7 नंबर की। तीनों ही चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड तीनों ही 7 नंबर के चैप्टर हैं। ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट कितने मार्क्स का है, चैप्टर नंबर सेकंड कितने मार्क्स का है, चैप्टर नंबर थर्ड कितने मार्क्स का है। तीनों ही मिला के एक यूनिट दी गई है जिनका नाम विद्युत स्थितिकी है और उसमें टोटल मार्किंग है अपनी 7 नंबर। इसमें अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है अपना विद्युत आवेश। ये अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का भी फर्स्ट टॉपिक अपना वो है आवेश। तो सबसे पहले अपन आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। आवेश क्या है, हुआ क्या है अपना। स्टार्टिंग में एक पदार्थ है जिसका नाम है एम्बर। इसको अंबर बोल देते हैं, एम्बर बोल देते हैं, जो भी अपन बोलना चाहें। इस एम्बर नाम के पदार्थ को ऊन के कपड़े से रगड़ा गया। जब इस एम्बर नाम के पदार्थ को ऊन के कपड़े से रगड़ा गया तो इस एम्बर नाम के पदार्थ में एक विशेष गुण पाया गया। वो विशेष गुण ये था कि ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग गया। छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग गया तो इसमें एक विशेष प्रकार का गुण आ गया जिसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश। अपन ने डेली यूज़ में अपन ने देखा होगा कि कई बार अपन क्या करते हैं कि जैसे कोई स्केल है, स्केल को अपन हेयर से रब कर लेते हैं और उसको अगर अपन किसी मिट्टी के पास ले जाते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, मिट्टी के छोटे छोटे कण चिपक जाते हैं। यहाँ पर मिट्टी के छोटे छोटे कणों का चिपकना ये किस कारण हुआ, क्योंकि उस टाइम इसी तरीके की प्रक्रिया हुई जैसा एम्बर नाम के पदार्थ को ऊन के कपड़े से रगड़ने पर हुआ। और ऊन के कपड़े से रगड़ने से हुआ क्या, वो क्या हो गया, आवेशित हो गया। आवेशित होती क्या है, जब किन्हीं 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी वस्तुओं को रगड़ने से वो वस्तु आवेशित हो जाएं, लेकिन जब किन्हीं 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है, आवेशित। ऐसी स्थिति में एक वस्तु पर एक तरीके का आवेश आ जाता है, दूसरी वस्तु पर दूसरे तरीके का आवेश। ये अपन अभी थोड़ी देर बाद अध्ययन करेंगे कि कब कौन सा आवेश आता है, कब कौन सा आवेश नहीं आता। फिलहाल हम स्पेशली हम बात करते हैं एम्बर प्लस ऊन के कपड़े को। तो एम्बर नाम का पदार्थ ने क्या करने लगा, वो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आवेश की परिभाषा निकालेंगे। आवेश की परिभाषा क्या बनेगी, जब किसी पदार्थ को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो यदि उस पदार्थ में छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाए तो आकर्षित करने का यही गुण क्या कहलाता है, अपना आवेश कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब किसी एम्बर नाम के पदार्थ को ऊन के कपड़े से रगड़ा गया तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण आ गया जिसे अपन क्या कहते हैं, आकर्षण करने का गुण कहते हैं। आकर्षण करने का यही गुण किस नाम से जाना गया, आवेश के नाम से जाना गया। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रयोग किया गया। दूसरी प्रयोग के आधार पर अपन ने क्या किया, कांच की छड़ ली और कांच की छड़ को किससे, रेशम के कपड़े से रगड़ा गया।
जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो उसमें भी इसी प्रकार का विशेष गुण पाया गया और इसी प्रकार के विशेष गुण को अपन ने क्या नाम दे दिया, आवेश नाम दे दिया। तो अपन स्पेशली यहाँ से आवेश की परिभाषा बनाएंगे। आवेश की अपनी परिभाषा बनेगी, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, आवेश कहलाता है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, आवेश कहलाता है। देखिए अपनी जो फिजिक्स है सारी की सारी फॉरेन लैंग्वेज की है। अपने यहाँ पे एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का नाम है यूनानी। यूनानी लैंग्वेज में इस एम्बर नाम के पदार्थ को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, यूनानी लैंग्वेज में इस एम्बर नाम के पदार्थ को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण आवेश जो है ये मुख्य भूमिका जो निभाता है आवेश के लिए, वो मुख्य भूमिका निभाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के कारण या ये कहें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण जो आती है वो है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को अपन हिंदी में कहते हैं विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी को अपन नाम देते हैं क्या, विद्युत, और इस कारण अपन इसका कंप्लीट नाम बोल देते हैं क्या, विद्युत आवेश। तो आवेश का जो पूरा नाम हो गया वो क्या है, विद्युत आवेश। इसका नाम विद्युत आवेश ही क्यों पड़ा, इसका अपन ने रीजन दिया, क्योंकि एम्बर नाम के इस पदार्थ को यूनानी में क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण जो प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रिसिटी को अपन हिंदी में बोलते हैं क्या, विद्युत, और विद्युत के कारण अपन इस आवेश का नाम दे देते हैं क्या, विद्युत आवेश। यहाँ तक मैं सोचता हूँ शायद आपको समझ आया होगा। इससे आगे अपन बात करते हैं। हम यहाँ पर कह रहे थे कि एम्बर के छड़ को ऊन से रगड़ें, या दूसरे कहें कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को कुछ न कुछ पदार्थ लेना पड़ेगा जिसको अपन किसी न किसी वस्तु से रगड़ना पड़ेगा। यहाँ पर वो पदार्थ के रूप में लिया गया है क्या, एम्बर का और कांच की छड़। अपन एक तीसरा एग्जाम्पल और ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है अपना क्या, वो है एबोनाइट की छड़, जिसको रगड़ना पड़ता है किससे, बिल्ली की खाल से। यदि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो अपना वही रिजल्ट मिलता है जो किसमें, एम्बर को ऊन के कपड़े से और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर मिलता है। इसमें भी कोई ना कोई वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित। ये अलग बात है कौन सी वस्तु पर कौन सा आवेश आना है, ये अभी अपन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने देख लिया कि आवेश जो होता है वो क्या होता है, उसका पूरा नाम विद्युत आवेश होता है। साथ के साथ जिस पदार्थ को रगड़ा जाता है, हमारे यहाँ पदार्थ के रूप में जो लिया गया है वो एम्बर लिया गया है, कांच की छड़ ली गई है, वो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा या उस पदार्थ खुद पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसके कारण जो पदार्थ है उस पदार्थ का एक अलग नाम देंगे, वो है विद्युतमय पदार्थ। विद्युतमय पदार्थ, अर्थात जिस पदार्थ को अपन रगड़ते हैं उस पदार्थ का नाम दिया जाता है क्या, विद्युतमय पदार्थ। और इस कारण यदि अपनी धारा प्रवाहित हो रही है तो अपन कहते हैं विद्युत धारा। हालांकि हम यहाँ पर विद्युत धारा की बात नहीं करेंगे क्योंकि अपना जो टोटल टॉपिक चल रहा है वो किसका, आवेश का चल रहा है। तो प्रेजेंटली अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, आवेश के लिए। तो आवेश को अपन ने परिभाषित किया। आवेश को किस तरीके से परिभाषित किया, जब किसी पदार्थ को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो उसमें एक विशेष गुण आ जाता है, वो विशेष गुण है आकर्षण का, जिसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लग जाता है। पदार्थ में पाया जाने वाला यही आकर्षण का गुण कहलाता है अपना आवेश। ठीक है, यहाँ तक अपन ने आवेश का परिभाषा पढ़ी है। आवेश की एक परिभाषा तो ये बनी कि पदार्थ में आकर्षण करने का गुण पाया गया। साथ ही साथ आवेश की एक अन्य परिभाषा और होती है। हम यहाँ पर देख रहे थे आवेश, एम्बर को इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी से विद्युत आई। तो अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस आवेश के कारण कौन उत्पन्न हुआ, विद्युत हुई। तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि कोई पदार्थ इस तरीके से जो विद्युत का गुण प्रदर्शित करता है वही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। साथ के साथ यहाँ पर विद्युत के साथ चुंबक भी जुड़ी हुई होती है। यदि कोई पदार्थ विद्युत और चुंबकीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है तो भी वो आवेश कहलाता है। अपने स्टार्ट के जो चैप्टर हैं वो विद्युत के लिए हैं। चुंबक के लिए अपन चैप्टर नंबर 7 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो फिलहाल अपना विद्युत चलेगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अपना
विद्युत स्थिति के लिए चलेगा। उससे आगे अपन बात करेंगे तब भी 4, 5, 6 में भी अपना विद्युत के बारे में ही अध्ययन करेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 7 से अपन चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपन उसी टाइम देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं चुंबक के लिए। ये अपने कुछ पॉइंट हैं। यहाँ से अपन ने आवेश की परिभाषा ली है। आवेश की दूसरी परिभाषा मैं बता देता हूँ। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र या प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, क्या कहलाता है? अपना आवेश कहलाता है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं। अपन 11th क्लास में जब भी पढ़ते आए हैं, अपन ने कोई भी टॉपिक भौतिक राशि जो भी फिजिक्स में परिभाषित की है, उस भौतिक राशि के लिए अपन ने कहीं ना कहीं मात्रक और विमाएँ पढ़ी है। अपना 11th क्लास पूरी मात्रक और विमाओं से भरी हुई है। 12th में भी अपना यही चलेगा। हमारी मात्रक और विमाएँ हमको चाहिए होंगी। हमें यहाँ पर मात्रक चाहिए और हमें यहाँ पर विमाएँ चाहिए। तो सबसे पहले हम आवेश की बात करते हैं। हालांकि अपन ने 11th में भी पढ़ लिया, फिर भी अपन दोबारा से बात कर लेते हैं आवेश के मात्रक के लिए। तो आवेश का जो मात्रक होता है, अपना आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलाम। जो आवेश का अपना मात्रक है वो है हमारा कूलाम। हम जिस भी भौतिक राशि की मात्रक निकालते हैं उसका हम विमा भी हमें चाहिए होता है। हम आवेश के लिए विमा ज्ञात करेंगे। आवेश की विमा ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले धारा की सिंपल परिभाषा देंगे। जो धारा की सिंपल परिभाषा अपन बहुत छोटी क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं। क्या? आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो अपन यहाँ से कहेंगे धारा को अपन जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे? आई से। आवेश को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे? क्यू। क्यू आपकी मर्जी है, क्यू कैपिटल भी यूज़ ले सकते हो, क्यू स्मॉल भी यूज़ ले सकते हो। आप कहीं पे कैपिटल क्यू लिखा देखोगे, कहीं पे स्मॉल क्यू भी लिखा देखोगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन जैसा भी लेना चाहें वो चीज़ यहाँ पर ले सकते हैं। ये चीज़ और ध्यान देना, अपन आवेश को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम को अपन किससे? स्मॉल टी या कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो धारा की जो परिभाषा होती है वो क्या है? आई बराबर क्यू अपॉन टी। लेकिन हमें आई नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो हमें किसकी चाहिए? क्यू की चाहिए। तो क्यू के लिए अपन क्या कहेंगे? आई इंटू टी। अपन ने 11th क्लास में मूल मात्रक पढ़े हैं। अपने मूल मात्रकों में अपन स्टार्ट के मात्रकों के बारे में बात कर लें। हम वहाँ पर पढ़ा है लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में और धारा को एम्पियर में। इसे अपन चाहे एसआई पद्धति में बोल देते हैं, चाहे इसे MKSA पद्धति में बोल देते हैं। हालांकि हमने 11th क्लास में जो नाम पढ़ा है वो कौन सी पद्धति पढ़ा है? MKS पद्धति पढ़ा है। MKS वहाँ पर क्या है कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड की वजह से। लेकिन यहाँ से आगे ध्यान रखना, अपना मूल मात्रक में ये भी साथ चलेगा धारा, जिसे अपन एम्पियर कहेंगे। इसलिए इस पद्धति का कंप्लीट नाम MKSA पद्धति बोलते हैं। इसका अपन दूसरा नाम जो है वो SI पद्धति है, जिसमें अपन ने 3 मात्रक और हैं। उन मात्रकों की अपन चर्चा नहीं कर रहे, अपन यहाँ पर केवल किसकी? आवेश की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं आवेश के लिए धारा का मूल मात्रक जो होता है, धारा का मूल मात्रक अपना क्या होता है कि एम्पियर। तो यहाँ से अपन कहेंगे क्या? एम्पियर हमारा है धारा का मूल मात्रक। और समय का जो मूल मात्रक है वो क्या है? सेकंड। तो हमारा आवेश का जो मात्रक बन गया वो क्या बन गया? एम्पियर इंटू सेकेंड। एक मात्रक अपना क्या है? कूलाम है। यहीं से ही इसका दूसरा मात्रक निकाल लेते हैं। दूसरा मात्रक क्या हो गया? एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया। ठीक है, शायद तुम्हें ये मात्रक निकालना समझ आया होगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके लिए? विमा के लिए। अब हम क्या निकालते हैं? इसकी विमा निकालते हैं। तो अपन विमा निकालते हैं। तो विमा अपन जो है वो किस किस के रूप में लिखते हैं? कैपिटल M, L और T। ये अपन एक ब्रैकेट में लेते हैं। चूँकि अब हम MKSA पद्धति की बात कर रहे हैं तो T के साथ साथ अपन यहाँ पर A और लेंगे। और एक A होने के साथ साथ अपन जो विमा लिखेंगे वो किस में लिखेंगे? M, L, T और A के लिए लिखेंगे। यहाँ पर है M, मास। हम देख रहे हैं हमारा जो ये मात्रक आया है, इस मात्रक में मास का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, कोई भी घटक नहीं है। तो यहाँ पर M के लिए जो पावर लगाएंगे वो कितनी? 0। L है अपना क्या? लेंथ। हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें लेंथ भी नहीं है, तो लेंथ के लिए भी अपन क्या लगा देंगे? 0। उसके बाद अपन बात करते हैं टाइम। हम यहाँ पर देख रहे हैं टाइम का एक घटक है, वो घटक क्या है? सेकंड। यहाँ पर सेकंड की जो पावर लग रही है वो 1 लग रही है, इसलिए टाइम की पावर भी अपन क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। दूसरा अपन यहाँ पर देख रहे हैं, चौथा पॉइंट है अपना एम्पियर। एम्पियर यहाँ पर है, एम्पियर की पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पर भी अपन क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। तो हमारी यहाँ पर जो विमा बनी हमारी क्या?
M0, L0, T1, A1। इसको शॉर्ट में अपन A1 T1 भी बोल देते हैं नॉर्मली, जैसे अपन से डायरेक्ट पूछे। हालांकि हम विमाओं का काम या मात्रकों का काम 11th क्लास में डिटेल में करके आ चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर क्या है कि थोड़ा स्पीड भी दिखानी है। तो अपन यहाँ पर डायरेक्ट पूछें आवेश का मात्रक क्या, कूलाम या एम्पीयर इंटू सेकेंड। आप फोकस कीजिएगा, मैक्सिमम जब भी कभी आवेश के मात्रक की बात करी जाए तो अपन को क्या बोलना है, कूलाम। और अगर हमसे उसकी विमा की बात करी जाए तो तुरंत बोलना है क्या, A1 T1। ये हुई आवेश के मात्रक एवं विमाएँ। ये तो है यहाँ पर आवेश के मात्रक, लेकिन आवेश के और भी अन्य कई मात्रक होते हैं। आवेश के और अन्य कौन कौन से मात्रक हैं, हम उनके बारे में देखते हैं। एक मात्रक हो गया अपना कूलाम, दूसरा मात्रक हो गया अपना एम्पीयर इंटू सेकेंड। हम जैसे कि अपन ने 11th में ही पढ़ा है, मात्रकों के ज्ञात करने की जो पद्धतियाँ होती हैं वो 3 होती हैं, MKS, CGS और FPS। यहाँ पर MKS और CGS में देख लेते हैं। MKS में अपन ने देख लिया, एक होता है कूलाम और दूसरा MKS ही पद्धति में ही है एम्पीयर इंटू सेकेंड। तीसरा अपन देखते हैं CGS पद्धति में। CGS पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है ESU। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये अपन को शॉर्ट में स्मॉल में ही लिखना है, ESU। इसकी फुल फॉर्म जो होती है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, विद्युत आवेश इकाई। MKS पद्धति में मात्रक कूलाम, CGS पद्धति में मात्रक ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, विद्युत आवेश इकाई। अब कहीं ना कहीं MKS और CGS पद्धति के मात्रकों में एक संबंध होता है, तो यहाँ पर हम ये MKS पद्धति का मात्रक लिखा हुआ है, ये हमारा CGS पद्धति का मात्रक लिखा हुआ है, दोनों में संबंध लिखेंगे। एक कूलाम बराबर जो होता है 3 गुना 10⁻9 ESU। एक कूलाम बराबर जो अपना होता है वो क्या होता है, 3 गुना 10⁻9 ESU होता है। साथ के साथ यहाँ पर आवेश का एक और अन्य मात्रक होता है। हालांकि आवेश एक बहुत छोटी इकाई है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो उस टाइम यहाँ आवेश का छोटा मात्रक यूज़ ना लेके हम आवेश का बड़ा मात्रक यूज़ लेते हैं। और बड़े मात्रक के रूप में आवेश के लिए अपन जो लेते हैं वो है हमारा 1 कूलाम बराबर 96,500 फैराड। हम आवेश के लिए यहाँ पर जो मात्रक देखते हैं वो है 1 कूलाम बराबर 96,500 फैराड। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। एक फैराडे इक्वल टू 96,500। मैं जैसे बता रहा था कि आवेश का अपन को क्या चाहिए, बड़ा मात्रक चाहिए। बड़ा मात्रक के रूप में कूलाम तो अपना छोटा ही हुआ, तो अपन जो यहाँ पर यूज़ लेंगे वो कौन सा बड़ा मात्रक यूज़ लेंगे, वो होता है फैराडे। फैराडे बराबर क्या होता है 96,500। और ये वाला संबंध अपन को डायरेक्टली पता होना चाहिए, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। ये अपन से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अपने फिजिक्स में एक शब्द और आएगा। ये जो अपना चल रहा है, ये चल रहा है क्या, फैराडे, और दूसरा शब्द जो चलेगा वो चलेगा क्या, फैराडे। दोनों में अंतर है। फैराडे जो हमारा है वो फैराडे हमारा मात्रक है आवेश का, और दूसरा जो है अपना कौन सा, फैराड। फैराड अपना आएगा चैप्टर नंबर 4 में, जब अपन संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। संधारित्र अभी आगे की बात है, उसका जो मात्रक होता है वो कौन सा, फैराड होता है। तो अपन ने यहाँ पर 3-4 मात्रक देख लिए। एक हो गया अपना क्या, कूलाम, दूसरा हो गया क्या, एम्पियर इंटू सेकेंड, तीसरा हो गया क्या, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, चौथा हो गया क्या अपना, फैराडे। फैराडे क्या है, एक बड़ा मात्रक के रूप में यूज़ लेते हैं। हालांकि ये है कौन सी पद्धति में ही, MKS पद्धति में ही ये अपना मात्रक है। ठीक है, इससे आगे जैसे अभी अपन ने कहा कि हमें एक बड़े के रूप में लिया गया, वो कौन सा लिया गया, फैराडे लिया गया, सबसे बड़ा है ये अपना। अब हम सबसे छोटे के बारे में और बात कर लेते हैं। आवेश के सबसे छोटे छोटे मात्रक और होते हैं कई सारे, जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए यूज़फुल हैं। आगे चल के अपन को ये काम में आएंगे। जैसे
डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। अपने कौन कौन से मात्रक होते हैं? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। अपने जो न्यूमेरिकल दिए गए होंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक, उसमें डेसी सेंटी से बहुत कम मिलेंगे आपको, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको में मिलेंगे अपन को। और मैक्सिमम हमारे सारे न्यूमेरिकल जो दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं? माइक्रो में दिए हुए हैं। तो हम इनके लिए बता देते हैं। डेसी बराबर क्या होता है? 10 की घात -1, सेंटी बराबर 10 की घात -2, मिली बराबर 10 की घात -3, माइक्रो बराबर 10 की घात -6, नैनो बराबर 10 की घात -9 और पिको बराबर 10 की घात -12। ध्यान रखिएगा, हमारा सबसे यूज़फुल है माइक्रो बराबर 10 की घात -6। हालांकि इनको कंप्लीट बोलते हैं तो ऐसे कहते हैं डेसीकूलाम, सेंटी, मिलीकूलाम, माइक्रोकूलाम, नैनोकूलाम और पिकोकूलाम, इस तरीके से बोलते हैं। हमें जो न्यूमेरिकल करने के लिए यूनिट भी दी गई होगी वो इस तरीके से दी गई होगी कि इतने माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम है तो अपन यहाँ पर भी क्या यूज लेंगे? 10 की घात -6 कूलाम। ये एक अलग बात है, मैंने यहाँ पर के इनके मतलब लिखे हैं। अगर आगे कूलाम लिखा है तो यहाँ भी अपन क्या लिख देंगे? कूलाम लिख देंगे। ये इनके जो मात्रक होते हैं ये क्या होते हैं? छोटी इकाई होती है। और जो बड़ी इकाई होती है वो क्या है? फैराडे। ये अपना 4-5 मात्रक हैं, ये हमारे न्यूमेरिकल करने के काम आएगा। ये एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, और इसका जो रियल मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। ये अब इसके कुछ और मात्रक हैं, ठीक है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ा है, वो है अपना क्या? आवेश। हमने आवेश की परिभाषा पढ़ी है। आवेश की परिभाषा क्या है? जब किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ से रगड़ा जाता है तो उसमें एक विशेष आकर्षण का गुण हो जाता है, जिससे वह छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। आकर्षण का यही गुण क्या कहलाता है? आवेश। या अपन दूसरी परिभाषा इस तरीके से दें कि वह गुण जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? अपना आवेश कहलाता है। दो हमारी यहाँ पर अपन ने क्या दे दिए? आवेश की परिभाषा। अब हम आवेशों के प्रकार के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या? आवेश के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, अभी अपन ये कह रहे थे कि कांच की छड़ को किससे रगड़े हम? रेशम के कपड़े के साथ रगड़े। या दूसरा, एबोनाइट की छड़ को हम किससे? बिल्ली की खाल से रगड़े। यदि हम ऐसा करेंगे तो दोनों ही वस्तुएं कैसी हो जाएंगी? आवेशित हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं? कांच की छड़ ले रहे हैं, और कांच की छड़ को किससे रगड़ रहे हैं? रेशम के कपड़े से। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जो चले जाते हैं वो किस पर चले जाते हैं? रेशम के कपड़े से पर चले जाते हैं। अब जब हम ये कह रहे हैं कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर पहुंच जाते हैं, तो इसने अपनी नेगेटिविटी किसको दे दी? रेशम के कपड़े के लिए दे दी। जब कांच की छड़ ने अपनी नेगेटिविटी रेशम के कपड़े के लिए दे दी तो ये खुद कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। और रेशम का कपड़ा कैसा हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। इसमें अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमने जैसे ये समझें कि कांच की छड़ वाला जो है ये एक धनवान आदमी है, रेशम का कपड़ा एक नॉर्मल आदमी है। इस धनवान आदमी ने क्या किया? अपने से कुछ पैसे निकाल के इसको कर्ज के रूप में दे दिए। जब इसने कर्ज के रूप में इसको दे दिए तो नेगेटिविटी में कौन आया? रेशम का कपड़ा।
हालांकि इसके पास से कुछ कम हुआ है लेकिन फिर भी ये कैसा बना रहा, धनवान बना रहा। तो अपन यहाँ पर कहेंगे जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो इस पर कौन से आवेश आ जाते हैं, कांच की छड़ पर धनावेश, और रेशम के कपड़े पर कौन से आवेश आ जाते हैं, ऋणावेश। इसी तरीके से जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पर आ जाते हैं, एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो उस टाइम एबोनाइट की छड़ अपनी कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, और बिल्ली की खाल अपनी कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। ठीक है, इसके लिए एक प्रयोग किया गया। उस प्रयोग के लिए अपन क्या कर रहे हैं, हम एक कोई दृढ़ आधार ले रहे हैं। इस दृढ़ आधार पर एक कांच की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे हैं। अब जैसे अपन किसी भी छड़ को इस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वो ज़रूरी नहीं वो छड़ ऐसे होगी, वो किसी भी एंगल में आ सकती है, वो छड़ ऐसे भी झुक सकती है, वो छड़ इस प्रकार से भी झुक सकती है, वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो हम यहाँ पर उसी तरीके की प्रदर्शित किया, अपन ने एक दृढ़ आधार लिया है और वहाँ पर किसी कांच की छड़ को अपन ने क्या कर दिया, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। हमने ये प्रोसेस किया हुआ है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा हुआ है और उस स्थिति में कांच की छड़ पर जो आवेश आ गए वो कैसे आ गए, धनावेश आ गए। यहाँ पर जो कांच की छड़ पर आवेश हैं वो सारे के सारे जो आवेश हैं कैसे हैं, धनावेश हैं। अन्य कोई इसी प्रकार की व्यवस्था ले रहे हैं, कोई दूसरी कांच की छड़ ले रहे हैं, उस दूसरी कांच की छड़ को हम किससे रगड़ रहे हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं। तो अगेन उस कांच की छड़ पर भी क्या आ जाएंगे, धनावेश आ जाएंगे। और हम उस कांच की छड़ को किसके पास, जो पहले स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई हुई कांच की छड़ है इसके पास हम लेके आते हैं। इसके ऊपर भी कौन से आवेश हैं, धनावेश हैं। और ये जो दोनों ही छड़ें हैं वो कैसी हैं, कांच की छड़ हैं। प्रयोग में देखा गया जब इस तरीके से एक कांच की छड़ को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाकर उसके पास दूसरी कांच की छड़ जिस पर ऑलरेडी क्या आए पड़े हैं, धनावेश आए हुए हैं, उनको एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो ये वाली छड़ इस वाली डायरेक्शन में जाती है और ये वाली छड़ इस वाली डायरेक्शन में जाती है। इसका मतलब जो पहले वाली छड़ है ये दूसरे वाली छड़ से अपने आप विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है, इसी तरीके से इसको अपन ए पॉइंट बोल देते हैं, एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पॉइंट बोल देते हैं। इसी तरीके से अपन एक दूसरा चित्र बनाते हैं। दूसरे चित्र में अपन क्या करते हैं, वही अपना एक दृढ़ आधार है। इस दृढ़ आधार से क्या करते हैं, एक छड़ लेते हैं, लेकिन अब की बार ये छड़ कांच की नहीं है, ये कांच की जगह किसकी है, एबोनाइट की छड़ है, जिसको हमने किससे रगड़ा हुआ है, बिल्ली की खाल से इसको रगड़ा हुआ है। जब कांच की छड़ एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उस स्थिति में एबोनाइट की छड़ पर कौन से आवेश आ जाते हैं, माइनस आवेश आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस एबोनाइट की छड़ पर कौन से आवेश आए हुए हैं, माइनस के आवेश। सेम जैसा हमने पहले वाले प्रोसेस में किया था, कांच की छड़ के पास हम कौन सी लेके आए थे, कांच की ही छड़, जिसको किससे रगड़ के लेके आए हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ के लेके आए हैं। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं। एबोनाइट की छड़ को हमने क्या किया, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया और इसके पास दूसरी एबोनाइट की छड़ जिसको हमने किससे रगड़ा हुआ है, बिल्ली की खाल से रगड़ा हुआ है, जिसके कारण इस पर कैसे आवेश आए हुए हैं, माइनस के आवेश आए हुए हैं। ये हम ले लेते हैं। ये प्रयोग भी हम देखते हैं। इस प्रयोग में अपन पाते हैं क्या कि इस वाली छड़ के कारण ये वाली छड़ स्वतंत्रतापूर्वक जो लटकी हुई है वो भी कैसी चली जाती है, विपरीत दिशा में। इसका मतलब दूर भागने की कोशिश करती है पहली वाली से, और ये भी जो है ये भी कहाँ, दूर भागने की कोशिश करती है। हम यहाँ पर देखें, ये दोनों कौन सी हैं, एबोनाइट की छड़। इसको अपन बी चित्र बोल देते हैं। सिमिलरली प्रयोग का एक और पार्ट है। प्रयोग के एक और पार्ट में क्या करते हैं, अब की बार अपन तीसरा प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। तीसरे प्रोसेस में क्या है, एक छड़ को अपन स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे, जिसको वो होगी कौन सी, कांच की छड़।
अपोजिट भी ले सकते हो, वो एबोनाइट की छड़ भी हो सकती है, ये अपनी मर्जी, अपन जोन सी लेना चाहें। जिसको कांच की छड़ लेने हैं तो उसको रेशम के कपड़े से रगड़ के, एबोनाइट की छड़ लेनी है तो उसको किससे, बिल्ली की खाल से रगड़ के अपन को लेनी है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपन एक कांच की छड़ लेते हैं जिसको अपन ने किससे रगड़ा हुआ है, रेशम के कपड़े से रगड़ा हुआ है। इस कांच की छड़ को जब अपन रेशम के कपड़े से रगड़ कर लेते हैं तो वही पहले वाली कंडीशन, उस पर कौन से आवेश आ जाते हैं, धनावेश आ जाते हैं। और धनावेश की स्थिति में अपन इस पर धनावेश प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर अपन दूसरी छड़ लेते हैं, लेकिन वो जो दूसरी छड़ है वो किसकी, एबोनाइट की छड़ होती है, और उसको किससे, बिल्ली की खाल से रगड़ कर लेते हैं। उस पर कैसे आवेश आते हैं, ऋणावेश आते हैं। ये अपनी एबोनाइट की छड़ है, इस पर हमारे कौन से ऋणावेश आए हुए हैं। ये वाली कांच की है और ये वाली हमारी एबोनाइट। इस प्रोसेस में देखने पर क्या हुआ, एक अपन ने धनावेशित ले रखी है, दूसरी अपन ने ऋणावेशित ले रखी है। जब इस तरीके से देखा गया तो वहाँ पाया गया कि ये एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि ये एक दूसरे के पास आती हैं। इसको अपन चित्र नंबर सी डालेंगे या थर्ड डाल दीजिए, जैसा मन करे अपना। तो अपन ने 3 प्रोसेस देखे हैं प्रयोग के फर्स्ट प्रोसेस में अपन ने क्या किया है, 2 कांच की छड़ें लिए हैं जिनको अलग अलग रेशम के कपड़े से रगड़कर एक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया है और दूसरों को अपन ने पास में लेके आए हैं। जब पास में लेके आए हैं तो वहाँ पर देखा गया, वहाँ पर क्या होता है, दोनों छड़ एक दूसरे के दूर जाती हैं। एक दूसरे के दूर जाती हैं तो दूर जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं अपन प्रतिकर्षण। यहाँ पर अपन ने देखा जब दोनों आवेश समान थे तो उस टाइम क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। और यहाँ पर जो अपन ने देखा, यहाँ पर भी अपन ने सेम कहानी कि यहाँ पर भी दोनों आवेश कैसे हैं, समान हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। दूर जाने का मतलब होता है प्रतिकर्षण। और यहाँ आवेश कैसे हैं, यहाँ पे अपोजिट चार्ज के हैं, अपोजिट चार्ज के हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पास आते हैं। और पास आने के कारण इस वाले प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, आकर्षण कहते हैं। ठीक है, अब पूरे के पूरे प्रयोग की सहायता से अपन कंक्लूजन निकालेंगे। हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, हम यहाँ पर देखते हैं जब हमने यहाँ पर इस तरीके से ये छड़ों को रगड़ा है तो एक छड़ कैसी हुई, धनावेशित हुई, और दूसरी छड़ कैसी हुई, ऋणावेशित हुई। धनावेश और ऋणावेश के अलावा हमारे यहाँ पर कोई और तो आ नहीं रहा। तो यहाँ से अपन रिजल्ट निकाला, आवेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के में एक तो हो गया कौन सा, आवेश के प्रकारों में एक तो हो गया कौन सा, धनावेश, और दूसरा हो गया कौन सा, ऋणावेश। धनावेशों में अपन ने कह दिया कि यहाँ इस प्रयोग को देख के अपन कह रहे हैं कि धनावेश के जब पास आता है तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इस वाले प्रयोग में अपन कहते हैं जब ऋणावेश के पास आता है तो भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन इस वाले प्रोसेस में अपन ने देखा जब धनावेश ऋणावेश के पास आता है तो उस टाइम क्या होता है, आकर्षण होता है। तो हम यहाँ से रिजल्ट के लिए कहेंगे क्या कि आवेश 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश, समान, जब दोनों समान हैं, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। ये यहाँ से अपन ने इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकाला है, ये अपने पूरे फिजिक्स में काम आएगा। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ से अपन ने क्या पढ़ा, आवेश के प्रकार। आवेश के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। धनावेश पर कौन से धनावेशों के मध्य प्रतिकर्षण, ऋणावेशों के मध्य भी प्रतिकर्षण, लेकिन धनावेश और ऋणावेशों के मध्य आकर्षण होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अपन ने 2 पॉइंट पढ़े हैं, एक तो केवल आवेश की परिभाषा, अपन को वहाँ से केवल परिभाषा की ज़रूरत है, जो अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है। सेकंड पॉइंट जो अपना है वो है आवेश के प्रकार। यहाँ से अपन ने आवेश के जो प्रकार बता दिए वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। और इसमें एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन और निकाल दिया, वो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है हमारा क्या, धनावेशों में प्रतिकर्षण, ऋणावेशों में प्रतिकर्षण, और धनावेश ऋणावेशों में आकर्षण, या दूसरे रूप में कहें समान आवेशों में प्रतिकर्षण एवं असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ये है हमारे आवेशों के प्रकार। अपने फर्स्ट चैप्टर के 2 छोटे छोटे टॉपिक अपन ने किए हैं।
एक है आवेश, आवेशों के मात्रक और आवेशों के प्रकार, और आवेशों के प्रकार में समान में प्रतिकर्षण और असमान में आकर्षण। अभी यहाँ पर जो चल रहा है अपना थ्योरी का मैटर चल रहा है। स्टार्ट में अपना थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है। शुरू के 2-3 पन्ने अपने थ्योरी के हैं, तो वो थ्योरी में चल रहे हैं। आपको पीडीएफ के तौर पे आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। यहाँ से आप समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो इंडिविजुअली आके आप पूछ सकते हो। उसके अलावा पीडीएफ के जो नोट्स मिलेंगे उनको लिखें, उनको अच्छे से पढ़ें, और फिर अगर कोई शिकायत हो तो उसको ज़रूर बताएं। हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं।